डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग करेंगे कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी एंड उसके बाद हम लोग करेंगे कि अगर हमारे पास कोई थिन फिल्म है, नैनो फिल्म है, तो उसकी हम रेजिस्टिविटी किस तरह फाइंड कर सकते हैं। वंस अगर हमारे पास रेजिस्टिविटी आ जाए तो फिर हम कंडक्टिविटी इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं। तो इससे पहले लेक्चर्स में हमने देखा है कि ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी विच इज़ इक्वल टू जे डी आर एफ ई म्यू एन एन प्लस म्यू पी पी इंटू ई। ओके, ये हमने किया था और ये ड्राइव की थी ये इक्वेशन। उसके हमने देखा था मोबिलिटी क्या होती है और मोबिलिटी इफेक्ट्स देखा था कि मोबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उसमें एक डोपिंग कंसनट्रेशन पे डिपेंड करती है और फिर टेम्परेचर के ऊपर ये कैसे वेरी करती है कि टेम्परेचर के साथ साथ ये इनिशियली इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ और फिर ये डिक्रीज होती है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कंडक्टिविटी। सो जो हमारे पास ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन था वो किसके लिए था, जे डी आर एफ इज इक्वल टू ई म्यू एन एन प्लस म्यू पी। इसमें म्यू एन एंड म्यू पी आर मोबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, एन इज इलेक्ट्रॉन concentration, that is number of electrons per unit volume, free electrons, और P is hole concentration, that is number of hole per unit volume, E is applied electric field। अब इसमें देखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड E तो हम उस मटेरियल के जो हम खुद अप्लाई कर रहे हैं, जो कि हम चेंज कर सकते हैं। इसमें ये टर्म है E, दिस वन E म्यू एन एन प्लस म्यू पी। अब इसमें ये देखें कि किसी एक मटेरियल के लिए ये कांस्टेंट होगी, क्योंकि उसमें एन और पी कांस्टेंट होगा, ठीक है, और मोबिलिटीज़ भी क्या होंगी उस मटेरियल की अपनी होगी और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। तो ये जो पूरी टर्म है ये वाली, ये पूरी कांस्टेंट टर्म है, इसको हम नाम दे देते हैं कंडक्टिविटी का, ठीक है। मीन की जो करंट डेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये तो हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम बढ़ाएंगे तो करंट उसमें बढ़ जाएगा। अब उसमें जो मटेरियल डिपेंडेंट पैरामीटर है ये सारे, इनको कंबाइन कर दें तो वो एक टर्म बन जाती है विच इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी, कि उस मटेरियल की कंडक्टिविटी कितनी है, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना रिस्पॉन्स देते हैं। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, पर ओम सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जे डी आर एफ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ठीक है। जे डी आर एफ इज इक्वल टू सिग्मा इज कंडक्टिविटी एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगर यही हमारे पास मेटल हो जाए तो मेटल में तो ये होल वाली टर्म तो नहीं होती, तो उसमें सिर्फ क्या हो जाता है ई म्यू एन एन, तो उसमें कंडक्टिविटी ये हो जाती है ई म्यू एन इंटू एन। अच्छा, अब हम यहाँ से हम रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 over सिग्मा। रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय रो, रो इज इक्वल टू 1 over सिग्मा इज इक्वल टू 1 over, और सिग्मा की ये वैल्यू है, ठीक है। ये पूरा क्या है, सिग्मा है। ये रेड कलर में जो हाईलाइट है सिग्मा कंडक्टिविटी। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा मैक्रो लेवल पे देखते हैं कि अगर हमारे पास एक स्लैब है, उसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया इन दोनों एंड्स पे, एक इस एंड पे और इस एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो उससे क्या होगा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया। V अप्लाई करने से इसके क्रॉस ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो हम कहते हैं कि इसके जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं। इसकी लेंथ ये है और करंट इस तरफ फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में ऐसे, जो कि इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा। ये जो एरिया इस एरिया के, या ये एरिया भी कह सकते हैं, ये वाला फेस इस एरिया के परपेंडिकुलर है, तो करंट डेंसिटी क्या होगी बाय डेफिनेशन, करंट पर यूनिट एरिया, वेयर एरिया इज परपेंडिकुलर टू दिस करंट। अच्छा, अभी हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E वैसे क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज बाय डेफिनेशन। लेकिन अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं और उनके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इक्वल होती है V/L। इस तरह ये देखें कि ये दो पैरेलल होंगी, ये रीजन ये और ये, इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह यूनिफॉर्म बन रही है, इसके अंदर E
इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है यहाँ पर। तो वो किसकी इक्वल होगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू वी बाई एल। अब हम कंडक्टिविटी की इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जे ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। अब इसमें जे क्या है, आई ओवर ए, वो यहाँ पुट कर लें, आई ओवर ए ये आ जाएगा हमारे पास। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई और किसकी के लिए, वी बाई एल ये है। सो वी गेट आई ओवर ए इज इक्वल टू सिग्मा वी ओवर एल। अब इसको हम रीअरेंज करें और इसमें वी को सब्जेक्ट बना लें, मीन कि ये लेंथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिग्मा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो वी आ जाएगा यहाँ से, ये वो इक्वेशन है, इसमें से वी को सब्जेक्ट बनाएं, वी इज इक्वल टू एल ओवर सिग्मा ए इंटू आई। ठीक है, और सिग्मा एल ओवर ए इंटू आई, इसमें जो सिग्मा एल ओवर है विच इज़ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू, ये बेसिकली रो है, दिस इज रो एल ओवर ए, बिकॉज 1 ओवर सिग्मा किसकी इक्वल है, रो के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हमने पुट कर लिया ये जो ये था ना, रो इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा, दैट इज रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। और रो एल ओवर ए ये क्या होती है, रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ ऑफ मटेरियल ओवर एरिया ए। तो किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस ये होती है रो एल ओवर ए, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ ओवर एरिया। सो ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म ब्रैकेट में क्या बन जाएगी, आर, रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। सो वी इज इक्वल टू आई आर, हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम इन इक्वेशंस को जो हमने यहाँ निकाली थी इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे, उनको जब हम मैक्रो लेवल पे अप्लाई करें तो ये ओम्स लॉ को फुलफिल कर रही हैं। ये इनकी जो हमारे पास वोल्टेज का एक्सप्रेशन बनना है वी इज इक्वल टू आई आर, वो ओम्स लॉ को ओबे करता है। ठीक है, तो जो सेमी कंडक्टर मटेरियल्स हैं वो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, लेकिन एक सर्टन वोल्टेज तक, उससे ज़्यादा वोल्टेज पे फिर उसमें जब वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहती। ओम्स लॉ के लिए ज़रूरी है कि वोल्टेज और करंट जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अच्छा, अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लें, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होगा कि इसमें एक्सेप्टर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और जो डोनर कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ होल्स या होल कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। सो जो हमारे पास इक्वेशन है कंडक्टिविटी की, सिग्मा इज इक्वल टू ई म्यू एन एन, इसमें जो एन इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, सो ये जो टर्म है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सो वी गेट सिग्मा इज इक्वल टू ई म्यू पी इंटू पी। इसी तरीके से अगर हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसमें ये एन बहुत ज़्यादा होंगे और होल क्या होंगे उसमें बहुत कम होंगे। तो उसमें ये इक्वेशन बन जाएगी, मतलब मीन कि आप इस टर्म को इग्नोर कर सकते हैं, तो बन जाएगी ई म्यू एन एन इंटू सिग्मा इज इक्वल टू ई म्यू पी इंटू पी। और कंडक्टिविटी ड्रिफ्ट करंट निकालें तो वो सिग्मा ई होता है, सिग्मा इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास जो करंट डेंसिटीज़ अगर आप देखें तो करंट डेंसिटीज़ हमारे पास होल के लिए क्या बनेगी, होल के लिए जे पी इज इक्वल टू ई म्यू पी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, क्योंकि करंट डेंसिटी होती है जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, और सिग्मा की वैल्यू इस केस में क्या होती है, म्यू पी इंटू पी, यहाँ पर एक पी भी है, इंटू ई। ये होल के लिए ये इक्वेशन बनती है सिग्मा की, और इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या बनती है, ई म्यू एन इंटू एन, और जे इज इक्वल टू सिग्मा ई में ये पुट करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये इक्वेशन बन जाती है। इट मीन्स कि जो ड्रिफ्ट करंट फॉर होल, इसको मैं ठीक कर दूँ, मी पी इंटू पी इंटू ई।
ठीक है, ये बेसिकली ये कैसी बनी है, ये मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारे पास पी टाइप होंगे उसमें ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। हमारे पास क्या रह जाएगा, सिग्मा म्यू पी पी, और इसको जे इज इक्वल टू सिग्मा ई में पुट करें तो ये आ जाएगा, सिर्फ ई इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप एन टाइप के लिए करें तो जे एन इज इक्वल टू ई, क्योंकि एन टाइप में ये ज़ीरो हो जाएगा, ये टर्म रह जाएगी। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें, दिस इज ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी फॉर होल एंड दिस इज ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इसमें अगर हमारे पास कोई ऐसा सेमी कंडक्टर मटीरियल, डिफरेंट मटीरियल है सेमी कंडक्टर्स कि जिसमें एक में जितने होल कंसनट्रेशन है दूसरी में उतनी ही इलेक्ट्रॉन कंसनट्रेशन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक जैसी दे रहे हैं, चार्ज भी एक जैसा लग रहा है, मतलब बाकी सारे पैरामीटर कांस्टेंट हैं। ठीक है, अगर दो हमारे पास सेमी कंडक्टर मटीरियल है, एक एन टाइप है और पी टाइप है, उसमें सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं, लेकिन उसमें हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होती है वो होल से ज़्यादा होती है, इसलिए जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन होगी सेमी कंडक्टर मटीरियल में वो होल करंट डेंसिटी से ज़्यादा होगी। अगर सारे पैरामीटर कांस्टेंट हैं तो भी ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा होगी, क्योंकि उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू होल्स। तो ये तो हमने निकाल ली करंट डेंसिटी से, उनका देख लिया कि वो किस पे डिपेंड करती हैं, किन पैरामीटर्स पे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर जिस तरह हमारे पास एक वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम देखें करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो जैसे हम सेमीकंडक्टर मटेरियल के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ाएंगे उसमें करंट इंक्रीज़ होगा। तो जिस तरह ये पहले वाली जो लाइन कर्व है ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए है। ठीक है, शुरू में देखें यहाँ तक लीनियर है, वो क्या कहलाएगा, ओमिक रीजन, और उसके बाद ये लीनियर नहीं है तो नॉन ओमिक रीजन हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें पी टाइप है, हमें पता है कि पी टाइप में करंट बढ़ जाती है क्योंकि उसके अंदर होल कैरियर डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, उनके नंबर ऑफ होल ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसमें करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इंट्रिंसिक। और एन टाइप में देखें तो एन टाइप मटेरियल में देखें और ज़्यादा करंट है, क्योंकि एन टाइप में हमने देखा था कि उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू होल्स, इसलिए ये एन टाइप मटेरियल में क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं इसलिए उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। अच्छा, इसमें एक रीजन आता है कि जहाँ पर ये सैचुरेट कर जाती है करंट, इसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन रीजन, ये वाला, और ये करंट कहलाती है सैचुरेटेड करंट। और क्योंकि इस पर एक वोल्टेज जब हम बढ़ाते जाते हैं तो किसी वोल्टेज पे जाके जो इन इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की वेलोसिटी है वो सैचुरेट कर जाती है कि उससे फर्दर नहीं बढ़ती। वोल्टेज बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी शुरू में बढ़ती है लेकिन बाद में जाके वो सैचुरेट कर जाती है, इसलिए करंट भी कांस्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हम जो हमारे पास मोबिलिटी और कंडक्टिविटी इनका बिहेवियर देखते हैं टेम्परेचर के साथ और इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन के साथ। तो पहले अगर हम देखें कि अगर हमारे पास कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएं तो उससे क्या होता है कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होती है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि वो इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन बढ़ाने से उसमें फ्री चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे। फ्री चार्ज कैरियर ज़्यादा होते जाएंगे तो उसमें करंट बढ़ता जाएगा और रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होती जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट ये जो ग्राफ है ये हमें ये बताता है कि कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मोबिलिटी वो टेम्परेचर के साथ किस तरह वेरी करते हैं। अच्छा, इसमें जो एक्स एक्सिस में जो वैल्यू है ना, ये टेम्परेचर ये 1000 ओवर के, 1000 ओवर एक्स के, वेयर के केल्विन है। तो ये जो बेसिकली है ये स्केल है वो रेसिप्रोकल ऑफ केल्विन है कि आप इधर जाएंगे, अगर आप इस तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, इस तरफ क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहे हैं। और अगर आप इस तरफ आ रहे हैं मतलब आप ये इधर वैल्यूज़ लेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि ये रेसिप्रोकल में। तो लेट्स अगर हम इधर से स्टार्ट करें कि जैसे जैसे इधर देखें तो ये टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ होता है तो मोबिलिटी क्या होती है, पहले इंक्रीज़ होती है यहाँ तक,
और उसके बाद क्या है, ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ये क्यों होता है, ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, जो मोबिलिटी वाला हमारा था ना टॉपिक, मोबिलिटी इफेक्ट्स में ये चीज़ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें दो तरह की ज़ाहिर स्कैटरिंग थी, एक इम्प्योरिटी स्कैटरिंग और एक फोनॉन स्कैटरिंग। अच्छा, दूसरा आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है वो टेम्परेचर के साथ क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ होती है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड में है वो उनको एनर्जी मिलती है और वो बैंड गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में आना शुरू हो जाते हैं। तो शुरू में ज़्यादा रेट से इंक्रीज़ होते हैं, उसके बाद ये थोड़ा स्लो हो जाता है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने का प्रोसेस, और उसके बाद जब बहुत हाई टेम्परेचर पे जाते हैं तो ये एकदम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शूट करते हैं ऊपर की तरफ फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, वो जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाती हैं। अच्छा, और नेक्स्ट है कंडक्टिविटी का इफेक्ट। कंडक्टिविटी का जो हमारे पास एक्सप्रेशन था वो कंडक्टिविटी जो है वो इस पर डिपेंड करती है, म्यू एन एन एंड म्यू पी मोबिलिटी पे भी डिपेंड कर रही है और कंसंट्रेशन पे भी, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पे भी। दोनों में से जब इंक्रीज़ होंगे कोई, यहाँ से देख लें अगर एन इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो वो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी यहाँ पर, और अगर म्यू एन इंक्रीज़ होगा फिर भी इंक्रीज़ होगी। इस तरीके से होल्स के लिए। तो अब ये देखें कि ये पहले यहाँ देखिए मोबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है यहाँ तक, और एन भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर लें तो उसमें जो सिग्मा किसके इक्वल होगा, सिग्मा इज इक्वल टू ई म्यू एन इंटू एन, इसके इक्वल होगा। तो अब इसमें देखें कि म्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है और एन भी इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ तक, इसलिए इन तक। तो म्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है, एन भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो फिर कंडक्टिविटी क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि देखिए यहाँ इंक्रीज़ हो रही है इस पॉइंट तक। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद देखें कि आगे एन तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इतना इंक्रीज़ नहीं हो रहा, लेकिन ये मोबिलिटी क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है नीचे। तो एन इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और म्यू डिक्रीज़ हो रहा है, तो फिर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, जो कि यहाँ पे देखें ये डिक्रीज़ हो रही है नीचे की तरफ, ये यहाँ तक। पहले क्या थी, पहले जो उसको मैं रेड कलर में बना दूँ तो पहले यहाँ तक इंक्रीज़ हो रही थी, यहाँ तक इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि ये दोनों इंक्रीज़ हो रही हैं इस फार्मूले से। अच्छा, उसके बाद एन कांस्टेंट हो गया, इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन बहुत कम रेट से, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और लेकिन मोबिलिटी डिक्रीज़ कर रही है, तो उससे क्या होगा, फिर कंडक्टिविटी डिक्रीज़ कर रही है ये ब्लू लाइन में यहाँ तक। अच्छा, उससे और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, आप देखेंगे एन एकदम शूट कर रहा है ऊपर से ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे। जब एन एकदम शूट करेगा तो फिर मोबिलिटी भी क्या होगी, ये सॉरी कंडक्टिविटी भी एकदम इंक्रीज़ कर जाएगी। ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, ग्रीन कलर में ही होगा। तो तीन रीजन हो गए हमारे पास कि इसमें कंडक्टिविटी इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाने से स्लाइटली इंक्रीज़ करती है, फिर डिक्रीज़ करती है, और फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। इसकी रीज़न्स को हमने यहाँ देख ली कि उसमें कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होते हैं, इनिशियली मोबिलिटी इंक्रीज़ होती है, फिर आगे और ज़्यादा टेम्परेचर पे कैरियर कंसंट्रेशन सेम है लेकिन मोबिलिटी डिक्रीज़ होती है, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, और फर्दर टेम्परेचर हाई करने से ये कैरियर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। सो ये हमने देख लिया कि कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम रेजिस्टिविटी, अगर हमारे पास एक शीट है, थिन शीट है, या एक यू कैन से कि थिन फिल्म है, उसकी रेजिस्टिविटी हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए उसके दो मेथड हैं, एक 2 पॉइंट प्रोब मेथड और एक 4 पॉइंट प्रोब मेथड। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो हमारे पास कोई भी मटेरियल है उसकी रेजिस्टेंस किसकी इक्वल होती है, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ओवर एरिया, दैट इज़ रो एल ओवर ए। अच्छा, रेजिस्टिविटी तो हमारे पास यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं नॉर्मल अगर कोई भी मटेरियल है। अब यहाँ से हम शीट रेजिस्टिविटी किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, शीट रेजिस्टिविटी इक्वल होती है रेजिस्टिविटी ओवर थिकनेस। बेसिकली शीट रेजिस्टिविटी होती है, कोई आपके पास अगर एक थिन शीट है
शीट है उसकी थिकनेस बहुत कम है, कोई थिन फिल्म है इस तरह जो नैनो में हम यूज़ करते हैं, थिन फिल्म या इस तरह, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि इसकी थर्ड डायमेंशन तो नेग्लिजिबल है, तो उसकी शीट की जो सरफेस जो रेजिस्टेंस आएगी, रेजिस्टिविटी आएगी, वो क्या कहलाती है, शीट रेजिस्टिविटी, वो इक्वल होती है रेजिस्टिविटी ओवर थिकनेस। ये थिकनेस डेफिनेटली नैनोमीटर्स में होगी। अच्छा, अब इसकी शीट रेजिस्टेंस मेजर करने के दो मेथड हैं, वन इज़ 2 पॉइंट प्रोब मेथड एंड अदर इज़ 4 पॉइंट प्रोब मेथड। 2 पॉइंट प्रोब मेथड में ये करते हैं कि जिस तरह हम नॉर्मल रेजिस्टिविटी फाइंड करते हैं कि इसमें एक कनेक्शन यहाँ लगा दें, शीट पे एक यहाँ लगा दें, ये डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, और उसके बाद इधर एम मीटर लगा दें, ठीक है, और इधर वोल्ट मीटर लगा दें, ठीक है। तो जो इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा होगा तो ये इधर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, फिर यहाँ से हम इधर से करंट मेजर कर लेंगे, इसमें करंट आई और ये वोल्टेज भी, तो वहाँ से हम इसकी रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि क्योंकि ये जो करंट पास कर रहा है सारा, ये इधर से इस वायर से भी पास कर रहा है, तो जो यहाँ वोल्टेज की वैल्यू आएंगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि कुछ वोल्टेज ये वायर में भी ड्रॉप होंगे इधर। तो अगर हमारे पास रेजिस्टिविटी बहुत कम है तो उसके लिए फिर 2 प्रो मेथड से हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो लॉस हो रहा है वायर में वो ज़्यादा होगा, तो वो रेजिस्टिविटी अगर कम होगी तो वो एरर बहुत ज़्यादा आएगा इसमें। और इस तरह की लो रेजिस्टिविटीज़ को मेजर करने के लिए हम 4 पॉइंट प्रोब मेथड यूज़ करते हैं। 4 पॉइंट में ये करते हैं कि उसमें 4 प्रोब यूज़ होती हैं, इसमें 2 प्रोब थी, 2 पॉइंट में 2 प्रोब थी, यहाँ ये और ये 4 पॉइंट में 4 प्रोब्स होती हैं। एक में ये करते हैं कि यहाँ इधर से ये करंट के लिए कनेक्शन लगाते हैं, इधर प्रोब जस्ट यहाँ फिक्स कर देते हैं, और दूसरे में ये करते हैं कि ये वोल्ट मीटर यहाँ लगाते हैं सिर्फ। इसमें ये करेगा कि ये वोल्ट मीटर सिर्फ यहाँ का जो वोल्टेज बताएगा आपको, और ये डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं कितने, ये वोल्टेज बताएगा, और क्योंकि वोल्ट मीटर की डिस्टेंस बहुत हाई होती है, इट्स वेरी हाई मेगा होम्स, तो इसलिए इसमें से करंट जो है वो बहुत निगेजिबल करंट फ्लो करेगा, इसलिए इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे या लॉस होंगे वो बहुत कम होंगे। तो इसलिए हमारा जो इसमें बेसिकली 2 प्रोब में जो प्रॉब्लम आ रही थी कि वोल्टेज ड्रॉप का, वो क्या होगा, वो वोल्टेज ड्रॉप इन वायर जो हीट लॉस हो रही थी वो इसमें जो है वो बहुत कम हो जाएगा, तो इससे हम लो रेजिस्टिविटी की वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें जो शीट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन बनता है हमारे पास शीट रेजिस्टिविटी का, वो इक्वल है पाई ओवर एल एन, दिस इज एल एन नॉट म्यू, ln2, दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ 2, ln2 इंटू वी ओवर आई। अब इसमें ये जो है पाई ओवर ln2 ये पूरा कांस्टेंट है एक टर्म, इसकी वैल्यू होगी 4.532, सो शीट रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 4.532 इंटू वी ओवर आई, ठीक है। ये आइडियल केस के लिए बिल्कुल ठीक है। अब प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो उसमें यहाँ पर एक करेक्शन फैक्टर आ जाएगा CF। करेक्शन फैक्टर ये डिपेंड करता है कि ये इन प्रोब के बीच का डिस्टेंस कितना है, फिर ये इस जो हमारे पास थिन फिल्म है उसकी शेप क्या है, कि वो ट्रायंगुलर है, सर्कुलर है, किस शेप की है, और तीसरा जो था कि ये प्रोब्स आपने किस पोजीशन पे लगाई हुई हैं, कि मीन कि अगर हो सकता है प्रोब 2 3 इधर हों, उससे भी ये थोड़ा आंसर में एरर आएगा। तो उसको हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट से हम वैल्यूज़ निकाल के, कुछ वैल्यूज़ निकाल के उनको प्लॉट करके, तो वहाँ से ग्रेडियंट से हम और वाई इंटरसेप्ट से CF की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, शीट रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। अब यहाँ से हम रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं, बिकॉज शीट रेजिस्टिविटी RS इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ओवर थिकनेस T। सो यहाँ से रेजिस्टिविटी निकालने तो RS इंटू T, दैट इज शीट रेजिस्टिविटी इंटू थिकनेस। जो थिकनेस जो भी होगी इस फिल्म की, ये थिकनेस ये डेफिनेटली बहुत थिन फिल्म होगी, यूजुअली ये नैनोमीटर्स में ये थिकनेस जो आएगी, दिस थिकनेस इज T। सो ये फिगर ठीक नहीं है इसमें। सो हमने देख लिया कि हम
अगर हमारे पास शीट है एक, उसकी डिस्ट्रीब्यूटिव जिसको हम शीट डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।